मॉर्निंग हम स्टार्ट कर रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की क्लास। जहाँ पे हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था उससे आगे स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में देखिए हमने बेयर एक्ट से 142 ए तक पढ़ लिया था। अभी तक हमने क्लासेस में क्या किया है, सेक्शन 138 जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि जो पेनल्टी पीनल प्रोविज़न दिया हुआ है वो 138 में दिया हुआ है। चैप्टर 17 में ये सब कुछ हमें दिया हुआ है। चैप्टर 17 जो है वो स्टार्टिंग में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का पार्ट नहीं था, लेटर ऑन अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया। फर्स्ट अमेंडमेंट मतलब अमेंडमेंट से जिससे ये इंट्रोड्यूस हुआ। फर्स्ट अमेंडमेंट वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की अमेंडमेंट नहीं है, उससे पहले भी उसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं, बट इस चैप्टर की वो पहली होगी क्योंकि चैप्टर को उसी अमेंडमेंट से ऐड किया गया। फिर हमने 1988 था, फिर हमने इसको 2002 में अमेंड किया, 2015 में अमेंड किया, 2018 में। हमारे पास ये चार अमेंडमेंट्स हैं। इससे इंट्रोड्यूस हुआ गया था ये वाला चैप्टर हमारे पास 2002 में। एक तो पनिशमेंट एनहांस कर दिया था, और भी चेंजेस है, मैं मेजर बता रहा हूँ सिर्फ आपको। एक तो पनिशमेंट यहाँ पे एनहांस कर दिया गया था। फिर हमने कल की क्लास में पढ़ा कि 2015, एक चीज़ और याद रखना कि 2002 अमेंडमेंट से जो बाकी के टॉपिक्स हैं ना 143 ऑनवर्ड्स, वो सभी ऐड किए गए। जब ये चैप्टर आया था तो हमारे पास कितने टॉपिक थे इसमें, मतलब कितने सेक्शंस थे, ये मैंने बता दिया हुआ है आपको पहले, 142 तक थे। फिर लास्ट क्लास में हमने 2015 अमेंडमेंट का थोड़ा सा पढ़ा। 142 सेक्शन हमने पढ़ा था। कॉग्निजेंस कॉग्निजेंस के साथ हमने 142 ए भी पढ़ा, जो अमेंडमेंट ए नहीं पढ़ा था शायद, अभी ए तो नहीं पढ़ा था ना। 142 का सबसेक्शन 2 हमने पढ़ा, अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। फिर 142 ए भी अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, बट कल की क्लास में हमने इसको नहीं पढ़ा था, आज इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इट मीन्स कि हमने 142 तक पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। 142 ए और 142 का सबसेक्शन 2 2015 की अमेंडमेंट से ऐड किया गया, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब 2018 की अमेंडमेंट में क्या हुआ, 2018 में 143 ए को इंट्रोड्यूस किया गया, और एक नया सेक्शन, पहले 147 तक होते थे, 2018 में क्या किया गया, 148 सेक्शन को भी ऐड कर दिया गया। एक और, यानी कि अब टोटल हमारे पास इस चैप्टर में कितने सेक्शंस हो गए हैं, टोटल सेक्शंस है 138 से लेके 148। ये सेक्शंस हमने पढ़ने हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं। इसमें मैक्सिमम अब आपकी 2 क्लासेस या मैक्सिमम 3 लग जाएगी। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि राइटिंग वाले पोर्शन में किस स्पीड से हम उसको करते हैं। करेंगे डिटेल में मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें प्रीलिम्स आपका अपने आप ही कवर हो जाएगा। आप देखिए लास्ट क्लास में हमने 142 सेक्शन पढ़ा था। 142 सेक्शन जो है वो कॉग्निजेंस की बात कर रहा है। 141 भी हमने लास्ट क्लास में किया था, इंपॉर्टेंट है, उसको रिवाइज कर लेना। 142 में कॉग्निजेंस की बात की जा रही है कि सीआरपीसी में जो कुछ भी लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सीआरपीसी जब हम पढ़ते हैं वहां पे सेक्शन 190 में, जो कि बीएनएसएस का अब क्या हो चुका है 210, बट आपके एचपी जुडिशरी के लिए तो हमें पुराना सीआरपीसी ही याद रखना है। तो उसके 190 सेक्शन में मोड्स ऑफ कॉग्निजेंस आपको दिया हुआ है कि जो मजिस्ट्रेट है वो 3 तरह से कॉग्निजेंस ले सकता है, कंप्लेंट केस से, पुलिस रिपोर्ट से और सुओ मोटो। यहाँ पे बाकी के 2 मोड्स को खत्म कर दिया, सिर्फ और सिर्फ कैसे आ सकते हैं आपके पास, कंप्लेंट केस से। कंप्लेंट भी जो होती है जब हम 2D पढ़ते हैं सीआरपीसी का, वहां पे लिखा हुआ है ओरल भी हो सकती है, राइटिंग में भी हो सकती है, बट यहाँ पे जो कंप्लेंट है वो सिर्फ और सिर्फ राइटिंग में होगी। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा कि जो कॉग्निजेंस, जो कॉज ऑफ एक्शन है वो कहाँ पे अराइज होता है, 138 क्लॉज सी में अराइज होता है। 138 क्लॉज सी में जब कॉग्निजेंस अराइज हो रहा है, उसके 1 मंथ के बीच में, यानी कि 30 डेज के पीरियड के बीच में क्या करना है, कंप्लेंट फाइल करनी है, जो राइटिंग में कंप्लेंट फाइल करनी है। जब ये कॉग्निजेंस 138 सी में, यानी कि 15 डेज का जो आपने पीरियड ऑफ डिमांड किया हुआ है, मनी डिमांड किया हुआ है, जैसे ही वो एक्सपायर होगा कॉग्निजेंस आ जाएगा, और उससे 30 डेज के बीच में, यानी कि 1 मंथ के बीच में आपको केस फाइल करना है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। फिर हमने थोड़ा सा ज्यूरिसडिक्शन के बारे में पढ़ना शुरू किया। अगर आपसे ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स की यहाँ पे पूछ लिया जाता है तो उसमें हम क्या लिखेंगे, 142 का एक तो लिखेंगे सी वाला पार्ट,
क्योंकि सी में लिखा हुआ है नो कोर्ट इन्फीरियर, यानी कि जो जेएमआईसी की कोर्ट है या फिर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की कोर्ट है, उससे इन्फीरियर कोर्ट यहाँ पे कॉग्निजेंस नहीं ले सकती, यानी कि ट्रायल नहीं करेगी। उसके लिखा हुआ है यहाँ पे फर्स्ट क्लास शेल ट्राई एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 138। तो यहाँ पे कॉग्निज यानी कि ट्रायल और किसके पास कंप्लेंट लगेगी, ये जेएमआईसी के पास और एमएम के पास या फिर किसी सुपीरियर के पास, इससे इंफीरियर कोर्ट के पास कंप्लेंट नहीं लगेगी। तो ये जुरिस्डिक्शन हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा 2015 में ये नया ऐड कर दिया गया। अब नए ऐड करने से रिजल्ट क्या हुआ कि दो सिचुएशंस हमने पढ़ी थी। अगर वो अकाउंट पे ही चेक है, आपने अपने अकाउंट में लगाया है, तो जहां पे पेई ने अकाउंट में लगाया, जहां पे पेई या होल्डर इन ड्यू कोर्स का अकाउंट है, वहां पे जुरिस्डिक्शन बनती है, किसी और कोर्ट पे नहीं बनेगी। पहले दूसरी जगह भी डला करते थे, बट 2015 की अमेंडमेंट के बाद एक जुरिस्डिक्शन आपके पास ये हो गई। दूसरी जुरिस्डिक्शन कौन सी है, अगर आपने अकाउंट में चेक को नहीं लगाया, आप डायरेक्ट जा रहे हो वहां पे, आपने बैंकर को इन्वॉल्व नहीं किया, आप डायरेक्ट जा रहे हो, यानी कि बियरर चेक की बात हो रही है, आप डायरेक्ट जा रहे हो पैसा लेने के लिए, तो फिर यहाँ पे ड्रॉअर का अकाउंट हो जाएगा। ये हमने कल की क्लास में कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 142A, एक तो लिखना है हमें उसके ऊपर, और 142A उसके साथ ही पढ़ रहे हैं हम, एक ही अमेंडमेंट से ऐड किया गया, रिलेट भी कर रहा है आपस में, तो एक साथ पढ़ के फिर हम लिखने वाले पोर्शन पे आते हैं। 142A देखिए किस चीज की बात कर रहे हैं, वैलिडेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस। जो अब 2015 की अमेंडमेंट आ गई, उन्होंने ज्यूरिसडिक्शन चेंज कर दिया। उससे पहले जो केसेस हुआ करते थे वो किसी भी कोर्ट में लग रहे थे, यानी कि ड्रॉर जहाँ पे बैंक है ड्रॉर का, वहां भी लग रहे थे, ड्रॉई के बैंक के उधर भी लग रहे थे। तो अब उन्होंने इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया। उससे पहले अगर आप देखोगे वी हैव नंबर ऑफ जजमेंट, जहाँ पे ये डिबेटेबल इशू था कि कहाँ पे केस लगना चाहिए, तो उसके ऊपर जो अथॉरिटीज थी वो भी आपको कन्फ्लिक्टिंग वाली भी मिल जाएगी। तो लेजिस्लेचर ने क्या किया, इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि जो पुराने केसेस हैं या जो केसेस चल रहे हैं उनका क्या किया जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग बात कर रहा है, वैलिडेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस। 2015 की अमेंडमेंट के बाद ज्यूरिसडिक्शन तो अब हमें क्लियर हो गया कि केस डलना कहाँ पे है। व्हाट अबाउट दी पेंडिंग केसेस, जो पुराने चल रहे हैं उसका क्या होगा। उसके केस में देखिए, notwithstanding anything contained in the code of criminal procedure or any judgment, decree or order और डायरेक्शन ऑफ एनी कोर्ट। अब देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि आपको समझ ये चीज तो आ गई है कि जब तक हमारे पास ये अमेंडमेंट नहीं आई थी, ज्यूरिसडिक्शन क्या हुआ करती थी, या तो ड्रॉयर के बैंक में लग रहे हैं या ड्रॉई के बैंक में लग रहे हैं। कुछ कोर्ट्स कह रही हैं कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ मतलब पेई, जहाँ पे पेई का बैंक अकाउंट है वहां पे लगेंगे। कुछ कोर्ट्स कह रही है जहाँ पे ड्रॉर का, यानी कि जो बैंक, जो जिसने चेक दिया है एक्यूज, उसका अकाउंट है, सिर्फ वहां पे लग सकता है केस। तो कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन थी, इसको सॉर्ट आउट करना तो जरूरी था। अब जजमेंट्स, वो कह रहा है जो जजमेंट्स ने पुरानी कह दिया, डिक्री, ऑर्डर या डायरेक्शन ऑफ एनी कोर्ट से जो भी कुछ कहा हुआ है ज्यूरिसडिक्शन के रिगार्डिंग, या सीआरपीसी में ज्यूरिसडिक्शन के रिगार्डिंग जो भी कुछ कहा हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ता। नाउ दिस अमेंडमेंट विल सुपरसीड। लॉ आ गया ना, जब स्टेच्यूट ने कोई चीज दे दी है तो इसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। जनरली क्या हुआ करता है, जब सपोज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की दो बेंच की जजमेंट है, कुछ वो पॉजिटिव में कह रही है, एक और जजमेंट आती है जो नेगेटिव में कह रही है, तो दोनों कन्फ्लिक्टिंग हो गई ना। अब आप किसको फॉलो करोगे, इस एम्बिग्यूटी को क्लियर करने के लिए लार्जर बेंच की जजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर स्टेच्यूट उस चीज को क्लियर कर दे। तो यहाँ पे स्टेच्यूट ने क्लियर कर दिया अमेंडमेंट से। अब तो आपको ये ज्यूरिसडिक्शन में तो कोई कंफ्यूजन होगी नहीं, ज्यूरिसडिक्शन तो क्लियर है। इवन जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो ना, और अगर एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो प्रीवियस ईयर्स के, यानी कि 10 ईयर वगैरह जिसको हम कहते हैं, 2015 से पहले वाले एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो कंफ्यूज मत हो जाना आंसर में। आंसर किसके अकॉर्डिंगली होगा, अब सबसेक्शन 2 आ गया ना 142 का, तो वो कह रहा है कि पहले चाहे सीआरपीसी में या फिर किसी जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर, डायरेक्शन ऑफ कोर्ट में कुछ भी लिखा है, हमें फर्क नहीं पड़ता। ऑल केसेस ट्रांसफर टू द कोर्ट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन अंडर सबसेक्शन 2। अब वो जितने भी केसेस है कहाँ पे चलेंगे, जो सबसेक्शन 2 में ज्यूरिसडिक्शन क्रिएट की है। कौन से सबसेक्शन 2 में, 142 के।
142 का सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है आपको? ये कह रहा है अगर अकाउंट पेई चेक है तो ड्रॉई के, सॉरी, पेई के पेई के जहां पे बैंक अकाउंट है वहां पे केस चलेगा या होल्डर इन ड्यू कोर्स। अगर वो अकाउंट पेई नहीं है, बियरर चेक है, तब कहाँ चलेगा? जहां पे ड्रॉअर का बैंक अकाउंट होगा, जहां पे ड्रॉअर का अकाउंट होगा। इससे पहले क्या था? ये पेई के उसमें भी चल रहा था और दूसरे में भी चल रहा था। तो अगर कोई पुराने केसेस पेंडिंग भी हैं आज की डेट में, उन्होंने कहा इस अमेंडमेंट के बाद सभी के सभी इस प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे। ये चीज तो क्लियर हो गई। किसी जजमेंट में क्या कहा था, किसी चीज में क्या कहा है, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। दिस एक्ट विल सुपरसीड। अब ध्यान से देखना, as amended by the negotiable instrument ordinance, this shall be deemed to have been transferred under this act as if that subsection had been in force at all material times। वो कह रहा है जो आपने ये ट्रांसफर कर दिया ना, सपोज 2017 में कोई केस था, वो कौन से उसमें चल रहा है? वो चल रहा है इस वाले में, अकाउंट पे ही है, बट वो ड्रॉर का, यानी कि जो एक्यूज का जुरिस्डिक्शन है जहां पे उसका बैंकर था, उस जुरिस्डिक्शन में अगर वो चल रहा है तो वो गलत चल रहा है ना। उसको तो इस वाले में ट्रांसफर हो जाना चाहिए था 142(2) के अकॉर्डिंगली। तो वो कह रहा है अब ट्रांसफर कर दो उसको, और ये माना जाएगा हर पर्पस के लिए कि वो स्टार्टिंग से वहां पे चल रहा है। इट मीन्स कि जो ये ट्रांसफर की हम बात कर रहे हैं, ये कौन सा इफेक्ट है? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है कि जो अमेंडमेंट है 2015 की, उसका क्या इफेक्ट है? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। तो आपको याद रखना है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट माना जाएगा। जितने भी पेंडिंग केसेस है वो सभी अब क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे। अभी तक तो हो चुके हैं सभी, जो नहीं भी हुए हैं तो वो भी क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे। कहाँ पे ट्रांसफर होने हैं? इस जुरिस्डिक्शन में जो अब स्टैच्यूट ने फिक्स कर दी है। आप एक बार ही सोच के देखिए, जब तक ये 142 सबसेक्शन 2 नहीं था, तब जब हम उसको पढ़ते तो जुरिस्डिक्शन तो हमें भी ना क्लियर हो पाती ना कि केस लगना कहाँ पे है। तो वही कन्फ्लिक्ट कोर्ट्स में भी चल रहा था, बट ये 2015 की अमेंडमेंट ने उसको ओवरकम कर दिया। तो कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, हम तैयारी तो करते रह गए 138 में क्या लिखा है, 141 में क्या लिखा है, मेंस में बैठ रहे हैं, वहाँ पे आपसे पूछ लेगा बताइए वेरियस अमेंडमेंट्स जो हुई हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, गोल क्या था। तो आपको ये देखो, पहले वाले का क्या था? सबसे पहली जो हमने अमेंडमेंट किया, जिससे इंट्रोड्यूस किया गया ये चैप्टर, ताकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट किया जा सकते, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट किया जा सके, वो इसका मोटिव था। लिखवा दूंगा लास्ट में आपको। तो उसको ऐड कर दिया गया। 2002 की अमेंडमेंट क्यों ऐड की गई? क्योंकि वो इनसफिशिएंट थी प्रोविजंस, उसको और स्ट्रिक्टली एनफोर्स करने के लिए। अब ये 2015 को क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे? ये ज्यूरिसडिक्शन के लिए। 2015 की जो अमेंडमेंट है, इट इज डीलिंग विद द ज्यूरिसडिक्शन। और ये इसका जो इफेक्ट है वो क्या है? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। बेयर पे अपने लिख के रख लेना। आगे देखिए, सबसेक्शन 2, notwithstanding anything contained in subsection 2 of 142 or subsection 1 where the payee or the holder in due course, as the case may be, has filed a complaint against the drawer of the check in the court having jurisdiction under subsection 2 or subsection or this, or the case may be transferred to the court under subsection 1 and such complaint is pending in the court, in that court, all subsequent complaints। ये ध्यान से देख लेना। अगर सपोज कीजिए ये है मिस्टर एक्स एक्यूज्ड। एक्यूज्ड क्यों? क्योंकि इसने चेक इशू किया है। किसको दिया इसने चेक? मिस्टर वाई को दिया। मिस्टर एक्स ने जो चेक दिया मिस्टर वाई को दिया। अब एक बारी के लिए ध्यान से देखना, अब ये जो इसका चेक है, समझ लीजिए अकाउंट पे ही चेक है। इसकी जुरिस्डिक्शन कहाँ पे बनेगी? इसकी जुरिस्डिक्शन बनेगी इस वाले, इसने अपने अकाउंट में लगाया है, सपोज ये मुंबई में रहता है तो मुंबई वाली कोर्ट में बनेगी। वो कहता 142 में जितना भी कुछ हमें दिया हुआ है, नॉट विद स्टैंडिंग दैट,
हमें फर्क नहीं पड़ता है। देखिए ध्यान से, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 2 ऑफ 142 और सबसेक्शन 1 वेयर द पे और होल्डर इन ड्यू कोर्स एज द केस में बी हैज फाइल्ड अ कंप्लेंट। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कहां पे फाइल किया था। द ड्रॉर ऑफ द चेक इन द कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ 142 और द केस हैज बिन ट्रांसफर्ड, या तो उन्होंने यहाँ फाइल किया था या फिर यहाँ पे कैसे आया है, ट्रांसफर होके आया है। ट्रांसफर किसके थ्रू, 142A सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंगली, जो अभी हमने पढ़ा। तो जैसे भी यहाँ पे अब ये केस चल रहा है, ध्यान से देखना, सच कंप्लेंट इज पेंडिंग इन दैट कोर्ट। अब ये कंप्लेंट्स कहाँ पे पेंडिंग है, यहाँ पे पेंडिंग है। भले ही ओरिजिनली आपने इसको यहाँ पे फाइल किया था, भले ही वो ट्रांसफर होके जाया यहाँ पे, ऑल सब्सिक्वेंट कंप्लेंट्स, इसके बाद जितनी भी सब्सिक्वेंट कंप्लेंट्स होगी अराइजिंग आउट ऑफ सेक्शन 138 अगेंस्ट द सेम ड्रॉर shall be filed before the same court irrespective of whether those checks were delivered for collection or presented for payment within the territorial jurisdiction of that court। समझे? एग्जाम्पल से ही समझोगे आप, ध्यान से देखिए। वो आपको ये कह रहा है यहाँ पे कि सपोज कीजिए ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है, ये रहता है मुंबई में, ये रहता है दिल्ली में। अब इसने क्या किया, चेक दिया इसको, इशूड चेक। अब ये चेक क्या हो जाता है, बाउंस हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। इसका केस कहाँ लगना चाहिए, इस वाले केस में अगर ये डिसऑनर हो जाता है दिल्ली में लगना चाहिए। क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है 142 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंगली ये जो केस है ये दिल्ली में फाइल होना चाहिए, क्योंकि अकाउंट पे ही चेक था वो। और अगर वो डिसऑनर हो गया, क्योंकि पेई ने अपने ही तो अकाउंट में लगाया ना, इसने पेई का जो अकाउंट है वो कहाँ पे, दिल्ली में, हम ये मान के चल रहे हैं, और पेई ने अपने अकाउंट में लगाया, तो वो केस कहाँ चल रहा है, अब दिल्ली में चल रहा है। सेकंड सिचुएशन, सपोज 2015 से पहले, ये केस जो है वो 2015 के पहले का सिचुएशन, और केस उसने फाइल कर दिया मुंबई में, और वो मुंबई में चल रहा है। जुरिस्डिक्शन तो वहाँ पे दोनों तरफ कह रहा था ना उस टाइम पे, कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स थी। बट जैसे ही हमारे पास 2015 की अमेंडमेंट आई, तो वो मुंबई वाला जो केस है 142A सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंगली क्या हो जाना चाहिए, ट्रांसफर हो जाना चाहिए। कहाँ पे, दिल्ली वाली कोर्ट में। अब दोनों ही सिचुएशन में, भले ही ओरिजिनली जो उसने सूट इंस्टीट्यूट किया वो दिल्ली में किया, या दूसरी सिचुएशन उसने किया तो मुंबई में था, क्योंकि बिफोर 2015 की बात हो रही है। मुंबई के बाद जैसे ही 2015 का अमेंडमेंट एक्ट आया, इस केस को ट्रांसफर कर दिया गया यहाँ पे। आज की डेट में केस कहाँ चल रहा है, इधर चल रहा है। अब सेकंड सिचुएशन देखना, वो जो सबसेक्शन 2 है वो आपसे ये कह रहा है, सपोज कीजिए मिस्टर एक्स ने एक सेकंड चेक दिया, सेकंड चेक दिया किसको, मिस्टर वाई को। अब मिस्टर वाई ने, जरूरी थोड़ा ना जिसमें पहले चेक लगाया था उसी में लगाएगा वो। मान लीजिए मिस्टर वाई का कहीं और पे भी अकाउंट है, दिल्ली में वो रहता है, दिल्ली के कॉरेस्पॉन्डिंग नोएडा में उसका अकाउंट है, बैंक अकाउंट। अब नोएडा तो उत्तर प्रदेश में आ रहा है, या दिल्ली में ही लगा लीजिए। अब दिल्ली में भी तो एक कोर्ट थोड़ा ना, एक कोर्ट सपोज कीजिए रोहिणी में है, दूसरी कोर्ट वहां पे कहीं और है, तो जो दूसरा वाला बैंक था उसका दूसरी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आ रहा था, या सेम कोर्ट में दूसरे मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन में आ रहा था, यानी कि उस कोर्ट में नहीं आ रहा। तो अब इसने ये जो सेकंड चेक लगाया है, ये यहाँ पे जो इसका पेई का अकाउंट है वो कौन सा है, वो डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब इस वाले अकाउंट से डिफरेंट है। पहले वाली जुरिस्डिक्शन एक्स थी, अभी वाली जुरिस्डिक्शन, पहले वाली जुरिस्डिक्शन ए थी, अभी वाली जुरिस्डिक्शन बी है। तो अभी वाला सेकंड केस अगर 142 के अकॉर्डिंगली देखें, कहाँ पे लगना चाहिए, यहाँ पे लगना चाहिए जहां पे पेई का बैंक अकाउंट है, उस जुरिस्डिक्शन में। वो कहते हैं नॉट विद स्टैंडिंग दिस, जो ऊपर कुछ भी लिखा था, नॉट विद स्टैंडिंग दैट 142A सबसेक्शन 2 आपको कह रहा है ये केस सब्सिक्वेंटली जो फाइल किया जा रहा है उसी के अगेंस्ट ये यहीं चलेगा जहां पे उसका पहला वाला चल रहा था। इस पर्पजेस के लिए आप नहीं कहोगे कि पेई का अकाउंट तो यहाँ पे है बी जुरिस्डिक्शन में, तो इसको चेक भी लगाना है बी जुरिस्डिक्शन में। नहीं, पेई ने जो पहले वाला चेक उसी ड्रॉर के अगेंस्ट लगाया था
मतलब जो केस चल रहा है वो ए जुरिस्डिक्शन में चल रहा है, तो सब्सिक्वेंट केसेस भी कहाँ चलेंगे, ए वाली जुरिस्डिक्शन में चलेंगे। अब वापस से पढ़िए, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 2 ऑफ 142 और सबसेक्शन 1, यानी कि सेक्शन 142 में कुछ भी लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ता। वेयर दी पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स एज द केस मे बी हैज फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट द ड्रॉअर ऑफ द चेक इन द कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ 142, यानी कि उसने, ये ओरिजिनल वाले की बात हो रही है जो पहला केस था ना, और 2015 के बाद जहां पे भी वो फाइल करेगा 142 में दिया हुआ है, और द केस हैज बीन ट्रांसफर्ड टू दैट कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 किसकी हो रही है, ये 142 ए के सबसेक्शन 1 की बात हो रही है। या तो ओरिजिनली वहां पे आया या ट्रांसफर होके आया, एंड सच कंप्लेंट इज पेंडिंग इन द कोर्ट, और वो कंप्लेंट डिसाइड नहीं हुई है अभी, वो पेंडिंग होनी चाहिए। डिसाइड हो गई है फिर नहीं ये वाला एप्लीकेबल होगा, ठीक है, पेंडिंग है। ऑल सब्सिक्वेंट कंप्लेंट्स अराइजिंग आउट ऑफ 138 अगेंस्ट द सेम ड्रॉर shall be filed before the same court irrespective of whether those checks were delivered for collection or presented for payment within the territorial jurisdiction of that court or not। यानी कि उसकी जुरिस्डिक्शन में थे या नहीं थे फर्क नहीं पड़ते, आपको ऊपर वाले कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ही लगाना पड़ेगा। समझ आ गया, और डिटेल में जाने की जरूरत तो नहीं है, पक्का। चलिए, सेल्फ क्या, नहीं अकाउंट वाले ही आ रहे हैं ना यहाँ पे, हाँ हाँ। नेक्स्ट देखिए, थर्ड सबसेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ है, इफ ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2015 more than one prosecution filed by the same payee or holder in due course as the case may be against the same drawer of checks is pending before different courts upon the said fact having been brought to the notice of court, such court shall transfer the case to the court having jurisdiction under subsection 2 of this as amended by negotiable instrument this, before which the first case was filed and is pending, as if that subsection had been in force at all material times। अगेन रेट्रोस्पेक्टिव चल रहा है, वो ये कह रहा है कि एक से ज्यादा केसेस अगर कहीं पे पेंडिंग है, एक्स के जो वाई के अगेंस्ट है, वो एक नहीं 3 केसेस ऑलरेडी पेंडिंग थे। अब ये जो तीनों के तीनों केसेस हैं अलग अलग उसमें चल रहे थे, भले अब हमने ये नहीं देखना 142 या 2 के अकॉर्डिंगली क्या होगा, हमने क्या किया, उसको जो ये सबसेक्शन 1 में हमने पढ़ा था ना, उस तरह से जो सबसे पुराना केस था उसको ट्रांसफर कर दिया। अब बाकी के जितने भी केसेस हैं उसमें फिर हम जुरिस्डिक्शन नहीं देखेंगे, वहीं चलेंगे जहां पे पहले वाला केस हमने ट्रांसफर किया। नहीं समझ आया, दोबारा से देखिए, वो कह रहे हैं इफ वन, सॉरी, ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस, यानी कि 2015 की अमेंडमेंट की कमेंसमेंट के टाइम पे मोर देन वन प्रोसिक्यूशन फाइल्ड बाय द सेम पे और होल्डर इन ड्यू कोर्स एज द केस में बी अगेंस्ट द सेम ड्रॉर ऑफ चेक इज पेंडिंग, पेंडिंग होना जरूरी है, बिफोर डिफरेंट कोर्ट्स, अलग अलग कोर्ट्स के आगे पेंडिंग थी, अपॉन द सेड फैक्ट हैविंग बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ कोर्ट, जब कोर्ट को ये पता लगेगा कि एक से ज्यादा प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है, सच कोर्ट शेल, मैंडेटरी है, ट्रांसफर द केस टू द कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन अंडर सबसेक्शन 2 142। वो कोर्ट क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा केसेस को एज अमेंडेड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट दिस, बिफोर विच फर्स्ट केस वाज फाइल्ड एंड इज पेंडिंग एज इफ दैट सबसेक्शन हैड बीन इन फोर्स एट ऑल मटेरियल टाइम्स। अभी भी नहीं आया समझ, एग्जांपल से देखिए, इसी में बता दूं, हमने यहाँ पे क्या किया था, देखो, हमने कहा कि सपोज कीजिए ये ओरिजिनल जो सूट उसने फाइल किया, या तो 2017 में एक केस लगाया उसने, उसका चेक बाउंस हो गया, फर्स्ट सिनेरियो है यहाँ तक, उसने एक केस लगाया, सॉरी एक चेक लगाया था और वो चेक बाउंस हो गया,
दूसरी सिचुएशन इसी में हमने डाल दिया कि अगर वो 2015 से पहले का सिनेरियो है तो उसने चेक लगाया था और वो बाउंस हो गया, कहीं पे भी वो पेंडिंग है। 142(2) क्या कहता है कि वो यहाँ पे चलना चाहिए। अब जो दिल्ली कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में प्रोसीडिंग्स चल रही है, या तो वो ट्रांसफर होके उसके पास आई है, या फिर 142 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंगली वहीं पे इनिशिएट की गई है। ये वाली कौन सी है? ये है 142A सबसेक्शन 1। यानी कि या तो ट्रांसफर होके उसके पास आई है या फिर ओरिजिनली वहां पे इंस्टीट्यूट की गई है। तो कहता है इसके बाद जो ये कौन सा है? ये सबसेक्शन 2 की बात हो रही है यहाँ पे, 142A सबसेक्शन 2। जो सब्सिक्वेंट सूट ये डाल रहा है ना, उसमें हमें देखना ही नहीं है कि कैसे जुरिस्डिक्शन निकालनी है। सेम अगर ड्रॉर के अगेंस्ट सब्सिक्वेंट सूट डल रहा है तो ये इसी कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएंगे, नॉट विद स्टैंडिंग की 142(2) में क्या लिखा हुआ है। सारे केसेस अब यहीं पे चलेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो था केस वो पेंडिंग है। जो सबसेक्शन 3 है ना, जो अभी वाले की हम बात कर रहे हैं, 142A सबसेक्शन 3, यहाँ पे वो कह रहा है, ये देखिए ये कितने सूट पेंडिंग है? पहले एक ही सूट पेंडिंग था, ये भी तो हो सकता है एक से ज्यादा सूट पेंडिंग हो। सपोज कीजिए मिस्टर एक्स ने यहाँ पे चेक दिया था मिस्टर वाई को, एक नहीं 3। ये फर्स्ट चेक है, ये सेकंड चेक है, ये थर्ड चेक है। किसको दिए हुए? मिस्टर वाई को, मिस्टर वाई को, मिस्टर वाई को। अब आपने क्या देखना है यहाँ पे? आपने देखना है जो सबसे पहले वाला फर्स्ट वाला चेक है, जो सबसे पहले वाला चेक है वो क्या होगा? वो ट्रांसफर होगा यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली। अब जो दूसरा और तीसरा चेक है उसमें भी आपने क्या करना है? सेम इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। आपने जुरिस्डिक्शन कैलकुलेट नहीं करनी, क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये तीनों केसेस अलग अलग उसमें चल रहे हो। ये भी हो सकता है कि इन तीनों केसेस में जुरिस्डिक्शन अलग अलग बन रही है, तो अब हमें वो चीजें नहीं देखनी है। यानी कि जो सब्सिक्वेंट वाले सूट्स हैं ना, जो पहले डल चुके हैं, उनमें हमें जुरिस्डिक्शन कैलकुलेट नहीं करनी है, उसको हमें ट्रांसफर कर देने हैं जहां पे 142(2) के अकॉर्डिंगली जुरिस्डिक्शन बन रही है। ठीक है। फर्क नहीं पड़ता, हमने देखनी नहीं है डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स। हमने देखना है कि सेम ड्रॉर के अगेंस्ट 3 उसने चेक दिए थे, ड्रॉर ने सेम पे ही को दिए हुए हैं, तो सारे के सारे केसेस वहीं पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो 2015 की जो अमेंडमेंट है ना, 2015 वाली अमेंडमेंट, बस ये याद रख लेना। एक तो आपको ये बता रही है कि जुरिस्डिक्शन कहाँ पे लाई करेगी, 142 सबसेक्शन 2 में। और 142A जो ऐड किया गया है वो ट्रांसफर के बारे में बता रहा है। और जो ट्रांसफर है वहां पे याद रख लेना, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डलेगा उसका। ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ लिया रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। हम्म। फर्स्ट वाले में पेई है, दूसरे में होल्डर है। हाँ, नहीं सेम पर्सन होना चाहिए ना। से, ठीक है। हाँ चल जाएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्पस क्या है यहाँ पे कि दोनों पार्टीज को इनकन्वीनियंस भी तो नहीं कॉज करनी ना, कि वही सेम 138 के मुकदमे चल रहे हैं, एक चल रहा है दिल्ली में, एक चल रहा है मुंबई में, या दिल्ली के ही दो अलग अलग कोर्ट्स में चल रहे हैं, तो वो तो इनकन्वीनियंस हो रही है ना। तो इन्होंने ये भी कह दिया कि एक से ज्यादा केसेस हैं तो फिर सारे एक ही जगह चलाने हैं। किस हिसाब से? जहां पे जो ओरिजिनल वाला है ट्रांसफर है, या जो 142 में चल रहा है आपके पास सबसेक्शन 2 में। ठीक है, चलिए। ये थोड़ा सा रहता है कॉम्प्लिकेटेड, है कुछ नहीं है कॉम्प्लिकेशन, याद रख लेना। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा पूछा जाता है, मेंस में जो यहाँ से आएगा वो मैं वैसे ही आपको लिखवा दूंगा। तो पहले अब हम इसको लिखने वाला काम कर लेते हैं। ठीक है, लिखने वाला मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर आगे के टॉपिक्स पे आते हैं उसके बाद। राइटिंग वाले पोर्शन में आप लिखिए। चलिए इसमें लिखिए आप थोड़ा सा। हमने लास्ट क्या लिखा हुआ है वो बता दीजिए, उसी से आगे करते हैं ना। क्या लिखा हुआ है? अच्छा, 142 लिखना शुरू कर दिया था हमने। 142(2) तो नहीं लिखा हुआ? इसमें लिखिए फिर।
केसेस ऐड करवाने थे मैंने। किसमें? हाँ मुझे हमने कंपनी वाले में लिखना था एक केस, वो बताया था आपको, है ना? अपने आप भी कर लिया करो, ये भी किसी स्टूडेंट ने ही भेजा हुआ है। अपने आप मतलब जैसे हमने लिख दिए वैसे तो बहुत है, इतने केसेस लिख दिए, अगर कुछ रीसेंट वगैरह भी ऐड करना चाहते हो तो कर लिया करो वो आप, ठीक है? आप देखिए जहाँ पे हमने 141 सेक्शन लिखा हुआ है ना, वहाँ पे केसेस वगैरह लिखे हुए हैं। केसेस में हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे क्या लिखा था कि कंपनी की प्रोसिक्यूशन क्या है, मस्ट है। अदर पर्सन की प्रोसिक्यूशन के लिए कंपनी की जो प्रोसिक्यूशन है वो मस्ट है, ये लिखे हुए हैं ना केसेस। बिल्कुल उसी में एक और रीसेंट जजमेंट ऐड कर लेना। सिर्फ ऐड कर रहे हैं, एडिशन और कुछ नहीं है। बिजॉय कुमार मौनी वर्सेस परेश माना, 2024 सुप्रीम कोर्ट। इसमें लिख लीजिए हेल्ड में। ये हम प्रीवियस वाले टॉपिक में ऐड कर रहे हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। हेल्ड में लिखिए इन सेक्शन 138 एनआई एक्ट केसेस द डायरेक्टर of a company who signed the check cannot be made liable unless the company itself is added as an accused। ये रीसेंट केस हो गया। अब ये मत सोचना कि रीसेंट ही लिख देंगे, पुराने वाला छोड़ देते हैं। ये जो रीसेंट केस है ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है, ठीक है रीसेंट दिया हो तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, बट इसने लॉ थोड़ा ना सेटल किया। लॉ तो वो 2012 का जो हमने केस लिखा था गॉडफादर वाला उसने सेटल किया, क्योंकि 3 जजेस की जजमेंट है। उसके बाद ये तो सिर्फ उसको रीट्रीट कर रहा है। तो ये लिख देना, बट ये ना हो कि वो जो जिस केस से डिबेट को खत्म किया जा रहा है, एंड किया जा रहा है, उसको लिखना छोड़ दो आप। वो लैंडमार्क है, वो लिखना ही लिखना है। साथ में ये भी ऐड कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। इसमें लिखिए फर्दर। अब हेडिंग बना लेना। ये तो पुराने नोट्स में आपने ऐड किया है, ठीक है? अभी आप लिख रहे हो सेक्शन 142। सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 हमने लिख लिया था डिटेल में। इसमें तो कुछ नहीं रहा हुआ है, सारा लिख लिया हुआ है ना, मतलब बेयर वाला हमने सारा लिख लिया था। अभी लिखिए 142 लिखा हुआ है हमने, मतलब 2 सब सेक्शन 2। 142 2 तो नहीं लिखा हुआ ना, इसमें लिख लीजिए फिर थोड़ा सा। सब सेक्शन 2 लिख दिया था, जो मतलब बेयर तो हमने वहां पे लिख दिया था ना। फिर ये दोनों लिख लिए, इससे आगे लिखिए फिर आप। केसेस लिख रहे हैं हम, केस लॉ लिखिए। केस लॉ ये दोनों हमने लिख लिए हुए थर्ड क्लास में, लास्ट क्लास में। इससे आगे लिख रहे हैं केस लॉ। लक्ष्मण, ये भी लिखवा दिया हुआ है। लक्ष्मणी, लक्ष्मी, सॉरी लक्ष्मी देचम वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। साइड पे लिख लेना ऑल्सो मेंशन अंडर सेक्शन 138 में भी हमने पढ़ा है ये। हम्म लिख लेना। इसमें लिखिए 2012 का है ये केस। सेक्शन 138 टू
सेक्शन 142 ऑफ एनआई एक्ट intend to punish only those who know fully that they have no amount in the bank and yet issue a check in discharge of debt or liability, and not to punish those who refused to discharge the debt for bona fide and substantial bona fide and sustainable reason, या bona fide reason लिख लीजिए, bona fide reason. इसमें लिखना फर्दर, वंस, नेक्स्ट पैरा में लिख लेना, वंस a cause of action has arisen, the limitation will begin to run and it could not be stopped. It could not be stopped by presenting the check again so as to have a fresh cause of action and fresh limitation. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, आपको याद होगा हमने तो ये लिखा है अभी तक कि जितनी मर्जी बारी चेक लगाइए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और जब भी लगाओगे तो डबल कॉज ऑफ मतलब नया कॉज ऑफ एक्शन आ जाएगा. बट यहाँ पे तो अलग बोल रहा है, वो अलग नहीं बोल रहा है, वो ये कह रहा है ये लॉ ऑफ लिमिटेशन जब हम पढ़ेंगे ना, या जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा वो सेक्शन आपने नहीं पढ़ा हुआ है, उसमें आपको सेक्शन 9 में ये चीज़ लिखी हुई है कि जब एक बारी लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है फिर सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी वगैरह उसको स्टॉप नहीं कर सकती है. जब तक स्टार्ट नहीं हुआ है लिमिटेशन पीरियड, आप लगाइए उसको चेक को जितनी मर्जी बारी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन आपके पास आता रहेगा. बट एक बारी जब कॉज ऑफ एक्शन हो गया स्टार्ट आपका, फिर आप उसको बैक नहीं कर सकते हो. कॉज ऑफ एक्शन कब स्टार्ट होगा? आपने जब लीगल नोटिस डिमांड कर दिया है और डिमांड करने के 15 दिन एक्सपायर हो गए हैं, उसने आपको पेमेंट नहीं किया, तो 16th डे आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, और अब आप दोबारा से फ्रेश प्रेजेंटेशन करके नया कॉज ऑफ एक्शन यहाँ पे नहीं ला सकते हो. इट मीन्स कि जब तक कॉज ऑफ एक्शन नहीं हुआ अराइज, तब तक तो आप उसको एक्सटेंड करने के लिए, कुछ करने के लिए दोबारा से प्रेजेंट करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जैसे ही एक बारी कॉज ऑफ एक्शन आ गया, फिर दोबारा से प्रेजेंटेशन ऑफ चेक नहीं होगा. रफली कहीं पे लिख के रख लेना साइड पे, बेयर पे या कहीं पे भी, अपने सिर्फ नॉलेज के लिए. इसी के साइड पे लिख लोगे वो भी ठीक है कि जो ये चेक है वो हम नंबर ऑफ टाइम अ चेक कैन बी प्रेजेंटेड टू दी बैंक फॉर नंबर ऑफ टाइम्स हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं. एवरी टाइम नया यानी कि फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन आएगा, बट दैट मस्ट बी प्रेजेंटेड बिफोर कॉज ऑफ एक्शन. जब तक पहला कॉज, कहने का मतलब ये हुआ, सोचिए
मैंने बैंक में चेक लगाया, बाउंस हो गया। मैंने अभी लीगल नोटिस नहीं दिया उसको, मैंने दोबारा लगा दिया, बाउंस हो गया। मैंने तीसरी बार लगा दिया, बाउंस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर एक बारी मैं लीगल नोटिस दे दूंगा सामने वाले को, 15 दिन एक्सपायर हो गए, तो कॉज ऑफ एक्शन आ गया। अब जब मेरी फेवर में कॉज ऑफ एक्शन आ गया है, अब मैं फिर अगेन प्रेजेंट करके फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन नहीं ला सकता हूँ। कॉज ऑफ एक्शन ऑलरेडी आपके पास आ गया है, अब आप फाइल कीजिए। आपको ये भी बताया था, अगर आपको याद हो, कि ये किया क्यों जाता है ऐसा, आपको ये भी पता है। सपोज कीजिए चेक जो हमें प्रेजेंट करना है, वो सपोज कीजिए 3 मंथ्स में प्रेजेंट करना है। चेक की डेट है 1 January 25। 3 मंथ्स हमारे कब कंप्लीट हो जाएंगे? 31/25 एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक दिन ऊपर नीचे हो सकता है इसमें, क्योंकि 30 डेज के काउंट किए जाएंगे वो। तो अब देखिए, सपोज इस डेट, ये दिस इज द लास्ट डेट की वो जो चेक है वो हमारा वैलिड नहीं रहेगा। इट मीन्स कि मुझे इससे पहले ही तो प्रेजेंट करना है। सपोज मैंने फर्स्ट को जो ही चेक को प्रेजेंट कर दिया है, दिस इज डेट ऑफ प्रेजेंटेशन। अब वो चेक बाउंस होके मुझे मिल गया 5 January 25 को, यानी कि दिस इज डेट ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक। अब मुझे पता है कि ये डेट से लेके हमने ये पढ़ा हुआ है 30 का पीरियड होता है। मुझे अगर इसको लीगल नोटिस देना है तो इस डेट से लेके 30 डेज में देना है। 30 डेज के बीच में मुझे क्या करना है? लीगल नोटिस देना है। मान के चलिए कि ये जनवरी चला गया पूरा, अब डेट हमारे पास आ चुकी है 15 February 25। मैंने लीगल नोटिस ही नहीं दिया, मुझे पता ही नहीं था ऐसा कुछ भी करना होता है। तो उसके बाद अगर मैं लीगल नोटिस दे रहा हूँ तो वो कल को फिर मेरा केस खराब हो जाएगा उसमें, कि 30 डेज की लिमिटेशन में मैंने लीगल नोटिस नहीं दिया। तो यहाँ पे आप वकील के पास जाओगे, वो कहेगा दोबारा लगा दो चेक, तो आप दोबारा लगा देना चेक। दूसरी बारी, तीसरी बारी, जितनी मर्जी दोबारा लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इस 30 डेज को, पीरियड को, जो लीगल नोटिस देने का पीरियड है, इसको रिवाइव करने के लिए क्या करते हैं? दोबारा से लगा देते हैं चेक। अब हमने चेक दोबारा से लगा दिया, सपोज कीजिए फिर से वो चेक बाउंस हो गया। बाउंस ही होना है उसने, वो कौन सा पैसे दे देगा इस पीरियड में हमें। अब ये बाउंस हो गया, मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई इसकी, सपोज 20 February 25 को। अभी मेरे पास 1 महीने का टाइम है, मैं अभी क्या कर सकता हूँ? लीगल नोटिस दे सकता हूँ। सपोज मैंने अभी भी लीगल नोटिस नहीं दिया, और वो 30 डेज का जो टाइम है, यानी कि अभी आ चुकी है हमारे पास 21 March 25, मैंने लीगल नोटिस नहीं दिया, तो क्या मैं दोबारा प्रेजेंट कर सकता हूँ इस चेक को? बिल्कुल कर सकता हूँ। अभी कॉज ऑफ एक्शन थोड़ा ना आया मेरे पास। अब मैंने दोबारा प्रेजेंट किया 25 तारीख को, फिर मुझे मिल गया वो बाउंस होने के बाद। अब यहाँ पे मैं दे रहा हूँ उसको लीगल नोटिस, कितने दिन का? 15 दिन की पेमेंट के लिए। तो अब ये 15 डेज के बीच में इसने मुझे पेमेंट करनी है, अगर नहीं पेमेंट किया तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा। और एक बार अगर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, उसके बाद मैं दोबारा दोबारा फिर चेक नहीं लगा सकता हूँ। इट मीन्स कि जो ये इनिशियल 30 डेज का पीरियड है, इसको तो रिवाइव किया जा सकता है बाय प्रेजेंटिंग चेक अगेन। और जब लीगल नोटिस आपने दे ही दिया, तब तो फिर वो 15 डेज है, इसको तो आपको करने की जरूरत नहीं है रिवाइव। और जो ये लास्ट में 30 डेज का पीरियड होता है सूट फाइल करने का, इसको भी एक्सटेंड किया जा सकता है। हमने पढ़ा है कल की क्लास में, कॉन्डोनेशन हमने 142 में पढ़ा ना, कि कोर्ट चाहे, अगर आप सफिशिएंट ग्राउंड उसको देते हो कि मेरा टाइम लेट हो गया, 30 दिन में मुझे कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए थी बट मैं लेट हो गया, तो इसको कंडोन कर सकती है कोर्ट। इट मीन्स इसको पार्टीज फ्रेश प्रेजेंट करके खुद से रिवाइव कर सकती है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है, इसको कोर्ट कंडोन कर सकता है। तो ये पीरियड तो चेंज किया जा सकता है, बट ये लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए जब आप कभी भी चेक का कंप्लेंट डालते हो, डिसऑनर की कंप्लेंट डालते हो राइटिंग में, तो ये लीगल फुलफिल होनी चाहिए रिक्वायरमेंट, नहीं तो मेंटेनेबल नहीं रहेगा आगे जाके। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें हमने लिखा यहाँ पे कि वो कॉज ऑफ एक्शन एक बारी जब हो गया ना हमारी फेवर में अराइज, भले ही पहली बारी जब बाउंस हुआ मैंने तभी केस वो लगा दिया 30 डेज का लीगल नोटिस, विद इन 30 डेज मैंने 15 दिन का लीगल नोटिस दे दिया, तो 16th डे मेरा कॉज ऑफ एक्शन आ जाएगा। अब मैं दोबारा से चेक नहीं लगा सकता हूँ, जरूरत भी नहीं है ना। अब अगर डिले होती है उसको फाइल करने में, फिर तो मैं क्या करवाऊंगा? उसको कंडोन करवाऊंगा सिर्फ। इसमें लिखिए फर्दर, सेकंड केस लिखिए। किस चीज़ का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ।
कि ये क्या हो गया। सेकंड लिखिए इसके बाद आप। हाँ जी, लिमिटेशन था ये। फिर आगे लिखिए इसमें केस लॉ। सेकंड, मैं केसेस कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको लर्न ना करने पड़े, तो सेकंड केस भी हम सेम लिख रहे हैं, हमने पहले जिसको किया हुआ है। सदानंदन भंडारन, भंडारन वर्सेस माधवन सुनील कुमार। कब किया हमने ये? 138 में ऑब्जेक्ट जब पढ़ रहे थे ना तब किया हुआ, लिख लेना भले ही साइड पे। ऑल्सो इन 138 ऑब्जेक्ट, इसमें लिखिए। हेल्ड में लिख रहे हैं डायरेक्टली हम। हेल्ड कॉन्जिक्वेंट अपॉन द फेलियर ऑफ द ड्रॉअर टू पे द मनी विद इन पीरियड ऑफ 15 days as laid down under section 138C, प्रोवाइजो टू अंडर सेक्शन 138। ठीक है, इसमें लिखिए द लाइबिलिटी ऑफ द ड्रॉअर फॉर बीइंग prosecuted for the offense he has committed has हैज़ को काट देना, ही हैज़ कमिटेड, अराइजेज लिख लीजिए, अराइजेज एंड द पीरियड ऑफ 1 month for filing complaint under section 142 is to be reckoned, is to be is to be reckoned accordingly. Therefore, cause of action for filing complaint would arise after the completion of 15 days, after the completion of 15 days from the date the drawer receives the notice, रिसीविंग डेट होती है, ठीक है, रिसीव्स दी नोटिस, ये मैंने बताया हुआ है लास्ट क्लास में आपको, ठीक है। एंड fails to pay the amount, fails to pay the amount within that period, within that period, ये हो जाएगा cause of action।
इसके बाद लिखिए केस लॉ लिखवा रहा हूँ एक और आपको। केस लॉ, मेसर्स ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इंदरपाल सिंह। 2016 सुप्रीम कोर्ट। ये सिर्फ मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि जुरिस्डिक्शन, पहले वाले तो कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर लिखवा दिए ना आपको। अभी 142 सबसेक्शन 2 ऐड बाद में किया गया 2015, उसके बाद फिर जो ये जजमेंट आती है वो लिखवा रहा हूँ आपको। इसमें लिखिए हेल्ड में, held that the jurisdiction lay only before the court wherein the original wherein नहीं ऐसे लिखना है इसको, चलो ठीक है, wherein the check was presented by the payee by the payee, that is account of payee oblique holder in due course is maintained. This judgment this judgment superseded the earlier judgment of Honorable Supreme Court. इसमें कंक्लूजन लिखना, कंक्लूजन। मैं एक डायग्राम सा बनवा रहा हूँ। मिस्टर एक्स, क्या इसने क्या किया है, इशूड चेक टू मिस्टर वाई। ये रहता है मिस्टर एक्स मुंबई में और ये रहता है सपोज चंडीगढ़ में। नाउ मिस्टर वाई presented this check in his bank account maintained with a banker in चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जो उसका बैंकर है वहाँ पे इसने क्या किया, प्रेजेंट किया। फिर लिखना दिस check got
डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड। नाउ एज पर सेक्शन 142 सबसेक्शन 2 सूट विल बी फाइल्ड कहाँ पे? एट एट चंडीगढ़ ओनली, चंडीगढ़ ओनली, चंडीगढ़ ओनली एंड नॉट एट मुंबई। के बाद लिखना सेक्शन 142A इंसर्टेड बाय 2015 अमेंडमेंट एक्ट, 2015 अमेंडमेंट एक्ट। क्या चीज़ इंसर्ट किया गया इसमें? ट्रांसफ़र ऑफ पेंडिंग केसेस, ट्रांसफ़र ऑफ पेंडिंग केसेस टू कोर्ट हैविंग jurisdiction एज पर सेक्शन 142 सबसेक्शन 2। जिस कोर्ट के पास jurisdiction है इसके अकॉर्डिंगली उसको क्या कर दिया जाएगा? ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसमें लिखना दिस सेक्शन हैज़ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ज़्यादा तो इसमें लिखवाने का कुछ नहीं है, या एक एक तीनों सबसेक्शंस के बारे में लिखवाऊँ? समझ ही आ जाएगा बेर से पढ़ के, वैसे तो समझा दिया वो आपको मैंने, बस ये डायग्राम से ही बनवा देने और कुछ नहीं है उसमें। कि अगर यहाँ हुआ वो बनवाई तो दिए थे मैंने, है ना? उसको पॉज करके एक बार वीडियो को अगर बनाने होंगे तो देख लेना, नहीं तो इतना काफ़ी है। अब हमारे पास देखिए क्या टॉपिक रह गए हैं। ऑलमोस्ट ये ख़त्म हो गया वैसे 142, हाँ ठीक है। 143 है नेक्स्ट टॉपिक, 143A है, 2018 अमेंडमेंट से ऐड किया गया। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, 2015 अमेंडमेंट का जो इफेक्ट है वो तो रेट्रोस्पेक्टिव हो गया, वो हमें समझ आ गया। 18 में जो अमेंडमेंट आती है इसमें दो सेक्शंस ऐड किए गए, 143A और 148। क्या इन दोनों सेक्शंस का जो इफेक्ट है वो रेट्रोस्पेक्टिव रहने वाला है या प्रोस्पेक्टिव रहने वाला है? तो ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, इसका जो इफेक्ट है 43A का ये प्रोस्पेक्टिवली चलता है, बट जो 148 है, 8 है जो, वो रेट्रोस्पेक्टिवली चलेगा। मतलब एक का प्रोस्पेक्टिव है, एक का रेट्रोस्पेक्टिवली है, बट जो वो था वो पूरा का पूरा रेट्रोस्पेक्टिवली है, इसलिए ये बन जाता है इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए। आपसे पूछा जाता है, जब करेंगे तब लिख लेंगे उसके साइड पे, बस ये रह गए 2 क्लासेस लग जाएंगी अभी भी। इसके बाद जो बाकी का है ना, ये मोड ऑफ समन एफ, ये तो कुछ भी नहीं है, एक ही क्लास में आधे घंटे में हो जाएगा, आधा घंटा भी नहीं लगेगा। एक या दो क्लासेस और लगेंगी कल की, मैक्सिमम परसों की। कल हो पाया तो हो जाएगा, नहीं होगा रीज़न क्या है, हमें अमेंडमेंट्स के बारे में भी लिखना है, तो 2 क्लासेस और लगेंगी, एक बेयर जिसमें हो जाएगा पूरा और एक में लिखने वाला पोर्शन। ठीक है, कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं।